प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना शिक्षा क्या है, दर्शन क्या है और शिक्षा और दर्शन एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं। आज हम सब जानेंगे कि शिक्षा का दर्शन पर क्या प्रभाव पड़ता है और दर्शन का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये विषय जो है शिक्षा और दर्शन के संबंधों की एक कड़ी के रूप में आज इसकी व्याख्या समझी जाएगी। तो शिक्षा का दर्शन पर प्रभाव, सबसे पहले इस विषय को हम समझ लेते हैं कि एजुकेशन जो है वो कैसे फिलॉसफी को प्रभावित करती है। शिक्षा दर्शन को गतिशील बनाती है। दर्शन, जैसा कि हम जानते हैं, दर्शन सिद्धांत रूप है और शिक्षा उसका व्यवहारिक पक्ष है। तो दर्शन के सिद्धांतों को जो जड़ हैं, जटिल हैं, उनको गति प्रदान करना, वर्तमान समय के अनुरूप बनाना, सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना शिक्षा का कार्य है। दर्शन को व्यवहारिक रूप प्रदान करना भी शिक्षा का ही कार्य है। दर्शन अपने आप में कहीं भी चलकर नहीं जाता है, पर उसको हम कैसे देख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं? शिक्षा के माध्यम से, क्योंकि शिक्षा ही वो प्रयोगशाला है जहाँ दर्शन अपने स्वरूप को ग्रहण करता है। शिक्षा दर्शन को संरक्षित भी करती है, उसे सुरक्षित करती है, उसे अगली पीढ़ी तक स्थानांतरित करती है। शिक्षा ही है जो दर्शन की जटिलताओं को सरल रूप में प्रस्तुत करने का माध्यम बनती है। शिक्षा ही है जो समय अनुसार दर्शन के निर्माण की आधारशिला बनती है, क्योंकि प्रत्येक समाज की अपनी अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं। समाज परिवर्तनशील है, उसी प्रकार शिक्षा भी परिवर्तनशील है, पर दर्शन स्थिर है। तो ये स्थिर दर्शन को समय अनुसार उसके आधारभूत ढांचे में परिवर्तित न करते हुए निर्माण करना किसका कार्य है? शिक्षा का कार्य है। तो आप समझ गए होंगे कि शिक्षा का दर्शन पर कैसे प्रभाव पड़ता है। अब हम जानें कि दर्शन का शिक्षा पर कैसे प्रभाव पड़ता है। फिलॉसफी का इम्पैक्ट एजुकेशन पर क्या है, कि फिलॉसफी कैसे शिक्षा को प्रभावित करती है। तो इसको समझने के लिए पिछली बार भी हम लोगों ने इस वृक्ष के माध्यम से समझा था कि शिक्षा रूपी इस वृक्ष की जड़ें जो हैं वो दर्शन हैं। तो यहाँ पर हम क्या जानेंगे कि शिक्षा के जो विभिन्न अंग हैं, ये 10 अंग हैं शिक्षा के: लक्ष्य और उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ, सिद्धांत, छात्र, शिक्षक, शिक्षक छात्र संबंध, पाठ्य पुस्तकें, विद्यालय और अनुशासन। अब ये कैसे दर्शन से प्रभावित हैं? शिक्षा का लक्ष्य और उद्देश्य, जैसा कि आप सब जानते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा और मैं जाऊँगी गहराई में कि लक्ष्य और उद्देश्य से आप क्या समझते हैं। शिक्षा का लक्ष्य क्या है और उद्देश्य क्या है? तो लक्ष्य, जैसा कि आपको शायद पता हो या ना पता हो, मैं समझा देती हूँ कि लक्ष्य जो है वो व्यापक होता है। लक्ष्य का जो स्वरूप है वो बहुत व्यापक होता है और उद्देश्य इस लक्ष्य प्राप्ति के में सहायक होते हैं। लक्ष्य हो सकता है जीवन जीने की कला को सिखाना, पर उद्देश्य यहाँ पर क्या होगा? उद्देश्य होगा कि कैसे बालक के व्यवहार का विकास किया जाए, कैसे बालक के ज्ञान का विकास किया जाए, कैसे बालक की क्रियाओं की क्षमताओं का विकास किया जाए। तो इस तरीके से छोटे छोटे लक्ष्यों के माध्यम से छोटे छोटे उद्देश्यों के माध्यम से हम लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। लक्ष्य अपने आप में एक व्यापक स्रोत है और उद्देश्य जो हैं वो सीमित होते हैं। इसी प्रकार से सिद्धांतों पर आ जाएं तो शिक्षा का जो सिद्धांत हैं वो मूलतः दर्शन पर ही आधारित होते हैं। दर्शन पर कैसे आधारित होते हैं भाई? शिक्षा का सिद्धांत क्या कहता है? शिक्षा का सिद्धांत है कि विद्यार्थियों में मूल्यों का निर्माण किया जाए, शिक्षा ऐसी हो जो बालक में चरित्र निर्माण कर पाए। तो इस तरीके के जो सिद्धांत हैं वो दर्शन से ही आते हैं। बिना दार्शनिक सिद्धांतों के शिक्षा अपने मार्ग से भी भ्रमित हो सकती है। इसी प्रकार हम पाठ्यक्रम पे आ जाएं तो पाठ्यक्रम जो है वो अंग्रेजी में करिकुलम कहते हैं। करिकुलम शब्द जो है शब्द करिकुले से बना है, जिसका अर्थ होता है रेस का मैदान। अब ये तो इसके अर्थ में ही निहित है। पाठों का क्रम, अब ये पाठों का क्रम कौन निर्धारित करता है? दर्शन निर्धारित करेगा किस क्रम में पाठ को पढ़ाया जाए, पहले कौन सा विषय आए, उसके बाद कौन सा विषय आए, उसके बाद कैसे पढ़ाया जाए।
तो इस क्रम में ये आगमन और निगमन तरीके से कैसे पढ़ाया जाए, ये कौन निर्धारित करेगा? दर्शन। वैसे ही रेस के मैदान का अर्थ अगर हम ले लें तो रेस के मैदान में घोड़े दौड़ते हैं, तो वो रेस का मैदान कैसा हो, कैसे उसकी कहाँ उसका लक्ष्य कैसे निर्धारित किया जाए, है ना, वो कैसे रेस के मैदान में विजेता घोषित हो, ये सब कौन निर्धारित करेगा? दर्शन निर्धारित करेगा। फिर आ जाएं हम शिक्षण विधियों पर। तो आगे की यूनिट में अभी तो आप लोगों को नहीं पता होगा, अलग अलग दार्शनिक मान्यताएं हैं कौन कौन सी, जैसे आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद आदि अनेक दार्शनिक मान्यताएं, और सबने अलग अलग शिक्षण विधियों की चर्चा की है। तो शिक्षण विधियों की चर्चा अलग अलग कैसे की है? जैसे कि प्राचीन समय में जो शिक्षण विधि थी वो बालक के साथ श्रवण करना, उसका चिंतन करना, इस तरीके की शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता था। आज वर्तमान परिस्थितियों में कैसे सब बदल गया है। आज हम प्रोजेक्ट मेथड द्वारा पढ़ाते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड द्वारा पढ़ाते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड द्वारा पढ़ाते हैं, और कोरोना काल में आप सब देख ही रहे हैं कि सब ऑनलाइन शिक्षा हो गई है, तो शिक्षण विधियां बहुत प्रभावित हो गई हैं। अब किस तरीके से पढ़ाया जाए, तो अब सारा कुछ जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ गया, हमारी शिक्षण विधि थोड़ी सी सीमित हो गई है। फिर आ जाइए, तो लेकिन ये सब दर्शन से ही आदत जुड़ी रहेंगी। अगर ये शिक्षण विधियों ने दर्शन को छोड़ दिया तो जो हमारा मुख्य उद्देश्य है शिक्षा का, बालक के व्यवहार में, चरित्र निर्माण में सहयोग प्रदान करना, उसे परिवर्तित करना, वो व्यर्थ हो जाएगा, वो प्राप्त नहीं हो पाएगा। फिर आ जाएं आप अध्यापक और छात्र पे। तो अध्यापक कैसा हो? प्राचीन समय से हम लोग देखते आए हैं, गुरु की अवधारणा, अध्यापक को पहले गुरु कहते थे। तो गुरु का क्या मतलब था? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु जो था वो ईश्वर का स्वरूप होता था। फिर गुरु माता गुरु पिता होने लगे, फिर गुरु मार्गदर्शक होने लगे, फिर गुरु मित्रवत होने लगे, और आज वर्तमान समय में गुरु की क्या भूमिका रह गई है? सूचना प्रदान करने का एक साधन मात्र। जब चाहें आप एक स्विच दबाकर गुरु को ऑन कर सकते हैं, और जब चाहें एक स्विच दबाकर गुरु को ऑफ कर दीजिए। तो ये हमारे शिक्षक से दर्शन कहीं ना कहीं समाप्त हो गया है। इसलिए जो है शिक्षक का रोल जो है, शिक्षक की भूमिका प्रभावित हो गई है। इसे हमें वापस दर्शन से जोड़ना होगा और गुरु के उसी आध्यात्मिक और दिव्य स्वरूप को शिक्षा से जोड़ना होगा। फिर आ जाइए, छात्र कैसा हो? छात्र संकल्पना, विद्यार्थी का व्यवहार कैसा हो, विद्यार्थी का चरित्र कैसा हो, विद्यार्थी का वार्तालाप किस पर आधारित हो, उसकी भाषा शैली कैसी हो, ये सब कौन निर्धारित करता है शिक्षा में? ये दर्शन निर्धारित करता है, जिसकी भी आजकल कमी हो गई है। बच्चे विद्यार्थी बहुत कुछ सीख जाते हैं, पर भाषा का प्रयोग करना बहुत बड़े तक नहीं सीख पाते। क्यों? क्योंकि शिक्षा की जड़ों में से कहीं ना कहीं दर्शन विस्थापित हो गया है। इसी आधार पर हम ले लें अध्यापक और शिष्य के संबंध। तो एक गुरु शिष्य परंपरा आपने देखी होगी राम के समय में, एक कृष्ण के समय में, एक आप आ जाइए उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री के बारे में जान लीजिए, है ना। ये सब आप उनके गुरु शिष्य संबंधों के बारे में हम लोग हमेशा से सुनते आए। और आज वर्तमान समय में गुरु शिष्य संबंध कैसे हो गए हैं कि प्रत्येक अध्यापक को अपने आप को प्रमाणित करने के तथ्य प्रस्तुत करने पड़ते हैं विद्यार्थियों के सामने। अध्यापक वही ज़्यादा सक्षम माना जाता है जिसका ज्ञानात्मक बोध बहुत ज़्यादा हो, भले उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली हो या ना हो, या व्यक्तित्व प्रभावशाली हो तो उसकी भाषा कैसी हो, ये सब कुछ बहुत प्रभावित करने लगा है। और अध्यापक और छात्र के संबंध दिन पर दिन बहुत ही नीचे स्तर पर आते जा रहे हैं, जिसको उच्च और दिव्यता तक पहुंचाना है। और ये पहुंचाने का काम कौन करेगा? दर्शन करेगा। फिर आ जाइए विद्यालय पर और अनुशासन पर। तो विद्यालय कैसा? दर्शन के क्षेत्र में विद्यालय की और शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय क्या भूमिका निभाता है? तो विद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर, विद्यालय का प्रशासन, विद्यालय के कर्मचारी, ये सारा वातावरण कैसा हो, ये कौन निर्धारित करेगा? ये दर्शन निर्धारित करेगा। प्रशासनिक स्तर पर भी किसी भी प्रकार की कमी बालक के विकास में अधूरी ना रह जाए, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है। तो विद्यालय का वातावरण इतना अच्छा हो, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा हो कि बालक अपने आप को स्वतंत्र महसूस करे।
और उसके अंदर जो कर्मचारी गण हों उनसे भी किसी प्रकार का भेदभाव विद्यालय में न किया जाता हो छात्र के साथ। फिर अनुशासन, तो अनुशासन शिक्षा का एक अंग अनुशासन है, जिसका दर्शन से क्या संबंध है भाई? अनेक अलग अलग दार्शनिक मान्यताओं ने अनुशासन को अलग अलग बताया है। आदर्शवादी मानते हैं प्रभावात्मक अनुशासन को, प्रकृतिवादी मानते हैं मुक्त्यात्मक अनुशासन को, प्रयोजनवादी मानते हैं स्वानुशासन को या गत्यात्मक अनुशासन को। तो अब यहाँ अनुशासन कैसा हो विभिन्न दार्शनिक मान्यताओं से हमेशा प्रभावित रहा है, लेकिन अगर वो दर्शन से जुड़ा है तो अनु और शासन को अलग अलग कर लें तो इसका अर्थ हो जाता है शासन के पीछे चलना, शासन का अनुगमन करना। कौन से शासन का अनुगमन करना? जो हमारे भीतर ही विद्यमान है। प्रकृति ने हमें हमारे भीतर ये क्षमताएं दी हैं, मानव के भीतर ये क्षमता दी है कि वो अपने जीवन को कैसे व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाए। तो उस व्यवस्था के प्रति, उस अपने शारीरिक व्यवस्था के प्रति सजग हो जाना ये दर्शन है। जैसा कि पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि दर्शन आत्मचेतना है। तो वो आत्मचेतना जब जागृत हो जाती है तो सेल्फ डिसिप्लिन आता है, और आज वो सेल्फ डिसिप्लिन शिक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण बन गया है। तो अब हम लोगों ने जान लिया कि एजुकेशन का फिलॉसफी पर क्या इम्पैक्ट होता है और फिलॉसफी का एजुकेशन पर क्या इम्पैक्ट है। इस तरीके से ये कुछ और परिभाषाएं हम थोड़ी सी जान लेते हैं कि दर्शन का संबंध शिक्षा के लक्ष्य को निर्धारित करने से है। शिक्षा के जो लक्ष्य हैं वो दर्शन ही निर्धारित करता है। शिक्षा की प्रत्येक योजना अंततोगत्वा व्यवहारिक दर्शन ही है। टीपी नन महोदय ने ऐसा कहा है कि शिक्षा की जो भी योजनाएं, जो भी प्लानिंग की जाती है वो व्यवहारिक दर्शन ही है। शिक्षा वह प्रयोगशाला है जिसमें दार्शनिक विशिष्टताएं ठोस रूप लेती हैं और उनका परीक्षण होता है। ऐसा जॉन डेवी मानते थे कि एजुकेशन ही वो लेबोरेटरी है जिसमें फिलॉसफी को आकार प्रदान किया जाता है। धन्यवाद। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा।